अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में हमारा हिंद और न्यू दिल्ली टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। सबसे पहले माजरत गैर हाज़िरी की। आई वॉज एबसेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ होती हैं। देखें, अगस्त के शुरू के 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा पूरा मैंने इन्हीं चीज़ों पे लगा दिया था। 24 घंटे वीडियो बनाना, और अब वीडियो बनाना इज़ ए काम ना, इट टेक्स ह्यूज टाइम। तो घर का बजट फिर आउट हो जाता है। आपको पता ही है कि चीज़ें किस तरह चलती हैं। तो जॉब वगैरह भी थी, प्लस ट्रैवलिंग थी, क्योंकि हमारा भी एक अजीब सा केस है। पाकिस्तानी हैं, फ्रेंच हैं, रहते लंदन में हैं। कोई काम होता है तो फ्रेंच एम्बेसी से यहाँ से निकल जाते हैं ज़्यादातर काम। कभी बर्थ सर्टिफिकेट किसी का चाहिए, कभी क्या चाहिए। लेकिन बहरहाल ज़रूरी था जाना फ्रांस, तो गए थे। थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से मैं गैर हाजिर रहा। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर अगेन। आज कई चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं पार्ट्स में रोज़ एक मुद्दा ले कर चलूँगा। तो आज आसिम बाजवा साहब हैं, जिनके बारे में मैं और पाक फ़ौज के बारे में बताना चाहूँगा। दीगर जो इश्यूज़ हैं उसमें ज़ाहिर है वो इंडिया में कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं सिक्युलरिज़म को लेके, और अब जो स्वीडन में जैसे हुआ तो ऐसा इंडिया में तो रोज़ की बात है ना। उसके हवाले से बात करनी थी। बलूचिस्तान और सिंधु देश के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं। और कराची का केस इन ए सेंस इस तरह नहीं है कि मैं उसको कोई सिंध से अलग काउंट कर रहा हूँ या वो, क्योंकि मेरे सिंधी दोस्त हैं ना, वो सिंध की तबाही बर्बादी, कराची की बर्बादी पे बोलते नहीं है कुछ। लेकिन जब बात करो ना कराची, तो फ़ौरन कहते हैं तुमने सिंध क्यों नहीं बोला साथ में, तुम अलग करना चाह रहे हो, ये वो टोपी ड्रामे बहुत हैं, वो मैं पूरा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं कोई कराची को अलग से वो नहीं, लेकिन बहरहाल कराची का एक केस है, अलग से एक केस है। कराची कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में, पूरा पाकिस्तान कराची के नाम पे अय्याशियाँ करता है। और जब कराची को देने का टाइम आता है तो सबके ड्रामे मुझे पता है ना, मैं तो उधर का हूँ और अंदर का हूँ। तो मैं आप लोगों को डिटेल में अब कराची का भी केस बताऊंगा, लेकिन 1-2 दिन लग जाएंगे। मैंने आज आर्मी के हवाले से प्रोग्राम करना है। देखें, आसिम बाजवा की जो बाजको कंपनी है उसके हवाले से जो स्टोरियां चल रही हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र में रखनी होगी कि मेजर गौरव आर्या ने तो मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे पहले, 4-5 हफ्ते पहले ही इसके बारे में बता दिया था। और अहमद वकास गोराया जो हॉलैंड में रहते हैं, ब्लॉगर जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि वो एक स्टोरी पे अहमद नूरानी काम कर रहे हैं। अब ये देखें, अहमद नूरानी जिसने ये स्टोरी ब्रेक की है, ये बेचारे को पाकिस्तान में उठा लिया गया था, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। तो ये कुछ सहाफ़ी हैं, एजाज़ सैयद हैं, मोतीउल्लाह जान हैं। मोतीउल्लाह जान को तो अभी उठाया था इन्होंने, आपको पता ही है। मोतीउल्लाह जान को उठाया था, एजाज़ सैयद हैं। ऐसे ये कुछ सहाफ़ी रह गए हैं, बाकी तो सब हराम खोरी पे लगे हुए हैं। जैसे कराची का वो कामरान खान है, वो तो टोटल मद्दा सराई पे और हुकूमत की बस 24 घंटे चमचागिरी और आर्मी के बूट पॉलिश करने में ये सारे ये जर्नलिस्ट लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग हामिद मीर, जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़ा बहादुर है ये वो। लेकिन जिस दिन से उसको गोली लगी है, और वो भी बांस की तरह सीधा हो गया, और बूट पॉलिश करना उसका भी काम रह गया है। ये कुछ सहाफ़ी है जिसमें अहमद नूरानी को भी उठा लिया था और मारा वारा था बहुत ISI ने। और फिर ये अब अमेरिका चले गए, अमेरिका में रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब ये चूँकि अमेरिका में रहते हैं इसलिए सच बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी सच बोलते थे। पाकिस्तान में रहते थे तब भी सच बोलते थे और सुधरते नहीं थे। अब जो सच बोलता है वो मुल्क छोड़ के उसको जाना पड़ता है। लिस्ट लंबी होती जा रही है। सलमान हैदर साहब कनाडा गए मार खाने के बाद, अहमद वकास गोराया मार खाने के बाद हॉलैंड पहुँचे। गुल बुखारी को अगवा किया गया, जनरल की बेटी है, अगवा किया गया, उसके घर पर रेडें पड़ी, क्या क्या नहीं हुआ, वो बेचारी परदेश में आके बैठी है। मारवी सरमत पर परदेश आके बैठी हैं। मुबशिर जैदी अमेरिका में चले गए। ये सब सच बोलने वाले अमेरिका और इधर उधर चले जाते हैं। जब पाकिस्तान में होते हैं और ये सच बोलते हैं तो इनकी पिटाई होती है, लेकिन कोई इनके बारे में कोई बोलता नहीं है, चुपचाप सब मुंह देखते रहते हैं। जब मुल्क के बाहर जाके ये सच बोलते हैं तो उनकी सच को कोई इतना पजीराई नहीं मिलती, इतना कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, या उनको कोई इतना प्रोजेक्शन नहीं मिलता। जैसे कि अब ये इतना बड़ा वाक़या है, एक 3rd क्लास जनरल, जिसका कैरेक्टरलेस जनरल, आसिम बाजवा जैसा कमीना और बेकार आदमी
न कमीना खसलत आदमी, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। ये हमें पाठ पढ़ाता है और ये पूरे पाकिस्तान को सर्टिफिकेट बांटता है पेट्रियोटिज्म के। साला हराम खोर, आप देखो तो इसकी हराम खोरी, इसके भाइयों की, इसकी बीवी की। देखें, नवाज शरीफ ने करप्शन की ये डिक्लेयर नहीं किया, इकामा डिक्लेयर नहीं किया। कितने टोपी ड्रामे होते हैं सियासतदानों पे। फौज का तो कुत्ते के बच्चे जो भी करें कम है इनके लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग। और हरामी साले हमें पेट्रियोटिज्म का वो देते हैं, साले अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं। ये पाकिस्तानियों के, जो आज पाकिस्तान डूबा हुआ है, जो पाकिस्तान तबाहाल है, इस तबाहाल मकबरे में से इन्होंने सारी दौलतें निकाली हैं, पाकिस्तान फौज के इन हरामी जनरलों ने। ये एक जनरल आसिम बाजवा की बात नहीं है। और ये पिज़्ज़ा जो पापा जॉन पिज़्ज़ा पे इतना ज़ोर लगा हुआ है कि 130 फ्रांचाइजीज हैं आसिम बाजवा की। ये जो टोटल डिक्लेयर्ड दौलत है, पहली बात तो ये कि अमेरिकी रजिस्ट्री में जो डिक्लेयर्ड है पूरी, उसमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और इनकी जो डिक्लेयर एसेट्स हैं बाजकों की और ये बाजवा गैंग की, ये बहुत बड़ा गैंग है, माफिया डॉन है ये साला। इन्होंने इंसानों को मारा है, ये दरिंदे हैं साले। चाहे ये जो भी बाजवे बैठे हैं, ये अमेरिका में बैठ के ये सब देख रहे हैं, आजकल वॉच कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कौन बोल रहा है। क्योंकि ये सब आज टोपी ड्रामे कर रहे हैं कि नहीं ये हम सेल्फ मेड हैं, ये नवाज शरीफ को गालियां देते थे और ये बाजवा का कैंपेन चलाते रहे हैं ये लोग। तो मसला ये है कि इनकी जो पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, 130 फ्रेंचाइजीज हैं, वो तो टोटल डिक्लेयर्ड असेट्स का 10-15% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। टोटल तो बहुत ज़्यादा इनकी फॉर्च्यून है। भाई अमेरिका में इनके शॉपिंग सेंटर किसको कहते हैं यार? यहाँ एक दुकान खरीदने के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है तो नहीं खरीद सकता। इनके शॉपिंग प्लाजे हैं अमेरिका में, कनाडा में प्रॉपर्टियाँ हैं, गल्फ़ में इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। ये बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, बड़े बड़े प्लाजे गल्फ़ में बना के बेचते हैं और चीज़ें कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ डिक्लेयर्ड है। अब हराम की दौलत कमाने वालों का आपको भी पता है कि 10% भी डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि इनके पास छुपाने की जगह होती हैं। तो अभी तो जो डिक्लेयर्ड है ये तो कई बिलियंस ऑफ डॉलर की बात हो रही है, और ये एक जनरल की बात हो रही है। ऐसे आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भरे पड़े मिलेंगे, आपको भरे पड़े, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए ये एक साहब है, अपने इन्होंने पाकिस्तान में एक होता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग में ये होता है कि आप करप्शन करें, लूट मार करें, मुल्क का बाजा बजा दें, खूब लूट मार करें, और जब पकड़े जाएं तो आप कहो कि मैं आपको 15% वापस कर देता हूँ, मामला रफा दफा। 15% पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको माफ़ कर देती है जब करप्शन पकड़ी जाती है। बिलीव मी, दिस इज़ बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जमान, इन्होंने 2016 में पकड़े गए कि भाई आपने ये करप्शन की, ये लूट मार की। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये लो 3 बिलियन रुपीज़ आपको हम दे रहे हैं वापस, 15%। प्ली बार्गेन हो गया, काम ख़त्म। पाक साहब धुल के आ गए, बाकी रह गया अल्लाह को बनाना, तो वो कौन सा मसला है, जाके हज उम्रा करके आ जाते हैं, ख़त्म कहानी इनकी, अल्लाह भी राज़ी। इसी तरह तो ये मजहबी चूरन बेच के नौजुबिल्ला ये अल्लाह के साथ भी मजाक करते हैं। ये समझते हैं कि सब इसी तरह चलता है। वो मुसलमान तो है ही बेवकूफ़, कलमा पढ़ लिया, बात ख़त्म। क्योंकि मैं यहाँ पे आके मेरा भी बड़ा इस्लाम से इख्तलाफ होता है। बात आर्मी पे है, लेकिन मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि अभी मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, ये सुन्नी मदनी चैनल है ना, उसके रू रवां हैं, और इनका पूरा मदनी काफ़िला और सारा इनका हिसाब किताब है। ये अहले सुन्नत पाकिस्तान के बरेलवी जमात के सबसे बड़े अमीर हैं। ये अभी एक जगह फरमा रहे थे, मैंने इनकी वीडियो देखी कि नश्तर पार्क में 2006 में धमाका हुआ था। नश्तर पार्क कराची, जहाँ पे जमशेद टाउन में, जहाँ पे मैं मेयर था, उसी वक्त की बात है। ये रबीउल अव्वल का जुलूस होता है ना जो, तो जुलूस का इख्तिताम होता है नश्तर पार्क में। वहाँ पे सारे सुन्नी लीडर्स वगैरह बैठे थे और वहाँ पे जलसा हो रहा था मजहबी, उसमें धमाका हुआ था। और मैं ज़ाहिरन वहाँ का मेयर था, तो मैं भी उधर ही मौजूद था और ये सारी चीज़ें मेरी आंखों देखी, और उसमें कई सुन्नी
लीडर्स का इंतकाल हुआ था, बकौल उनके शहादत कहते हैं वो। बहरहाल जो भी था, एक बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ था जिसमें बड़े नुकसान हुआ था सुन्नी लीडरशिप का। तो उसमें वो एक मौलवी साहब हैं अल्लामा शाह तुराबुलक, मरहूम, अब तो इंतकाल हो गया इनका। तो अल्लामा शाह तुराबुलक एक ज़माने में MNA भी रहे थे और मेरे इलाके से रहे थे, और मेरा उनसे बड़ी कराबतदारी थी। मैंने अपना जो 7वां हज किया है ना, वो अल्लामा शाह तुराबुल हक साहब के साथ उन्हीं के टेंट में किया था, और यादगारें हैं। तो बहरहाल अल्लामा ये मौलाना इलियास कादरी साहब फरमाते हैं कि जब ये नश्तर पार्क का धमाका हुआ तो नमाज हो रही थी, और नमाज की इमामत अल्लामा शाह तुराबुल हक करा रहे थे। तो धमाका हो गया, चीखो पुकार हो गई, दर्जनों लोग मर गए, लेकिन अल्लामा शाह तुराबुल हक साहब ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी और नमाज पूरी की। और इसके बाद उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, और उसको बड़ा अच्छे उसमें कर रहे थे कि ये देखें, ये होता है ईमान और ये होता है। यहाँ पे मेरा इख्तलाफ है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब एक धमाका हुआ है, जब आपको पता है नमाज के दौरान का एक धमाका हुआ, इतनी बड़ी तबाही मची है, तो अब इंसान बचाओगे ना। अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो रहीम व करीम है ना। अल्लाह ने तो कुरान में भी फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। तो आप नमाज जारी रखते हो, और इंसान को तो मैं समझता हूँ कि इबादत बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही है जैसे ये साहब फरमाते हैं, आप ज़रा इनकी बात सुने और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। As far as sin is concerned, and please understand this message very, very clearly. Of course, it's all sin, it's all haram, none of it is good and accepted. But for the sake of understanding, because many of us, we see a brother that's selling drugs, we see a brother that maybe murdered another brother, and we say, "Far, look at these people, look how rubbish they are." Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drug, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabair, good or bad? This person, one person that commits all of these sins, he commits all of these sins on a daily basis, but he prays, is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. अब देखें, यहाँ पे मेरा इख्तलाफ है ना। मैं ये कहता हूँ कि एक गुनाहगार है, वो गुनाहगार है, उसको आप सिर्फ कलमा पढ़ने से माफ़ नहीं कर सकते, या वो, ये मैं नहीं समझता कि अल्लाह जो मुनसिफ है, अल्लाह जो इतना रहीम व करीम है, वो ऐसे कोई सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने दुनिया जहाँ के गुनाह किए हैं, गलत काम किए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो नमाज पढ़ता था और वो कलमा पढ़ता था, इसलिए उसके सारे गुनाह माफ़ हैं, मेरा यहाँ पे इख्तिलाफ है। लेकिन बहरहाल मैं टॉपिक से हट गया हूँ, मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान आर्मी की। तो ये एक आसिम बाजवा की करप्शन नहीं है खाली, ये पाकिस्तान आर्मी के एक एक जनरल की करप्शन है। ये आसिम बाजवा जब DG, पहले तो ये आपको पता ही है कि इसके साथ छोटा सा 2 टके का आदमी गुर्बत में आँख खोली है, क्योंकि ये जो फैसल बाजवा और दूसरे इसके बाजवे हैं, मलिक बाजवा वगैरह, जो पापा जॉन्स की ठेकेदारी कर रहे हैं, उनकी अपनी वीडियोस गूगल पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें वो कह रहे हैं खुद कि भाई हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी से काम शुरू किया था। अब हमें बेवकूफ़ नहीं बनाओ यार, पिज़्ज़ा डिलीवरी और होम डिलीवरी वगैरह के काम हमने भी बड़े किए हैं। यूरोप में 30 साल से तो हम भी धक्के खा रहे हैं। ऐसे पिज़्ज़ा डिलीवरी करके कोई 130 उसका मालिक नहीं बन जाता है फ्रेंचाइज का, और इतनी बड़ी फॉर्च्यून नहीं कायम कर लेता। तो ये इसमें बड़ी चीज़ें हैं कि ये जो साउदर्न कमांड के जो जब कमांडर बने थे आसिम बाजवा, बलूचिस्तान, फिर कराची, यहाँ पे ये सोने की मुर्गियाँ हैं। यहाँ से माल बड़ा बनता है, आर्मी के जनरल बड़े बड़ी लंबी किकबैक देते हैं ट्रांसफ़र के लिए अपने यहाँ के। आर्मी से बड़ा करप्ट इदारा कोई नहीं है, आपको मैं बता दूं। आसमा जहांगीर ने कहा था कि करप्शन की बात करते हैं पॉलिटिशियंस की, जिस दिन आर्मी के करप्शन सामने आ गए आप लोग पॉलिटिशियंस को फरिश्ता समझेंगे। इनकी करप्शन आपको मैं बताऊं, ये DG ISPR था ये आसिम बाजवा, इसके बाद कौन बना था? गफूरा बना था ना। गफूरा के 3 बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में। भाई आप खुद बताओ कि साल का £1,00,000 खर्चा होता है 3 बच्चों का, गफूरा कहाँ से दे रहा है?
ये आप इनके पे स्केल देख लें, ये गफूर के, बाजवे के, और ये इनके पे स्केल देख लें, 1,92,000 से ज़्यादा तो इनकी सैलरी किसी की नहीं है टॉप के उसकी। तो इन सब की जायदादें और इनकी आप प्रॉपर्टियां देखेंगे। आप DHS तो देखें, DHS का क्या हाल है। DHS आर्मी की अपनी स्टेट्स हैं जहाँ पे किसी सिविलियन गवर्नमेंट का भी इदारा नहीं चलता। जैसे कराची के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह DHA ने और बहरिया टाउन ने कराची का सत्यानाश किया है। ये किसी अमलदारी में नहीं आते। इन्होंने ज़मीनें कब्जा की, उन ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, और ये दुनिया की फ़ौज दूसरे मुल्कों की ज़मीनों पे कब्जे करती है। ये हरामखोर फ़ौज हमारे अपने मुल्क पे कब्जा करती है, अपने मुल्क के शहरियों को मारती है। इनकी करप्शन मैंने आपको अभी बताई, नवीद जमान का जो प्ली बार्गिन की थी। ये देखें NDM के, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटी के ये चेयरमैन हैं। ये एक और करप्ट जनरल, इनके पेट देखें सालों के, ये हरामखोरी से पेट इनके देखें। ये NDM है। पाकिस्तान में तो डिज़ास्टर ही डिज़ास्टर होता है, और डिज़ास्टर के नाम पे पैसे निकाले जाते हैं और अलोकेट किए जाते हैं, वो सारा ये खाता है, और इसके नीचे और ऊपर वालों को सप्लाई जाती है। ये करप्शन का पूरा पाकिस्तान आर्मी में निज़ाम है कि एक कोर कमांडर कराची के अंडर में रहने वाला फौजी ऑफिसर जब किसी कराची की मार्केट से भत्ता लेता है, मंथली भत्ते लेते हैं कराची की तमाम मार्केटों से, ये हरामखोर रेंजर्स वाले, उस मार्केट के भत्ते में से ऐसे हिस्से बिखरे होते हैं, ये ईमानदारी से हिस्से करते हैं कि पूरा एलोकेशन है कि चीफ साहब बाजवा जो टॉप पे बैठा हुआ है, कमर बाजवा सबसे बड़ा जो कुत्ता है, उसको इतना %, फिर इसके बाद का इतना %, इतना परसेंटेज बंदी हुई है। ईमानदारी से सबके हिस्से सबको पहुंच रहे होते हैं। इस तरह तो ये लूटमार करते हैं। ये NDMA पे इन्होंने इसको बिठाया हुआ है, CPEC पे बिठाया हुआ है आसिम बाजवे को, हर जगह इनके शिकरे बैठे हुए हैं। और बदकिस्मती यहाँ पे वेस्ट की गवर्नमेंट्स, ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज और सो कॉल्ड ये जो अपने मुल्क में क्राइम को बचाते हैं और सब कुछ करते हैं, ये वहाँ पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों का, अफ्रीका और दूसरे मुल्क को तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों के तमाम जनरल्स के पैसे इधर पड़े हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। मैंने जिस दिन यूट्यूब से वीडियो बनानी शुरू की ना, वो मोनेटाइज करके लास्ट ईयर जुलाई में, तो मुझे 70 या 80 पाउंड का पहले महीने पेमेंट आई यूट्यूब की, दूसरे महीने 112-13 पाउंड की आई, तीसरे महीने HMRC से लेटर आ गया कि भाई साहब आपके इनकम में 200 पाउंड का इजाफा हुआ है मंथली, 150 या 200 जो भी, आपने हमें बताया नहीं। मैं ये सवाल करता हूँ कि ये उस वक्त कहाँ मर जाते हैं जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आ जाते हैं इधर, अमेरिका कनाडा में जजीरा ख़रीद रहा है तो कोई मैंशन ख़रीद रहा है, उनसे नहीं पूछते ये कि ये हराम का पैसा कहाँ से लेके आए। आसिम बाजवा के भाई को नहीं पूछते कि तुम पिज़्ज़ा डिलीवरी करते करते इतनी बड़ी फॉर्च्यून के मालिक बन गए। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का एक एक जनरल इन अंग्रेज़ों के और अमरीकियों के कॉलेजों में पढ़ के निकलता है, डिफेंस कॉलेज में से पढ़ के। ये इनके तरबियत याफ्ता कुत्ते हैं। ये वेस्ट ने जो पाकिस्तान बनाया था, इसीलिए तो बनाया था, ये वेस्ट के पाले हुए जागीरदार पाकिस्तान के और आर्मी के जनरल्स ये कुत्ते हैं वेस्ट के। ये वेस्ट का पर्पस सर्व करते हैं। इसलिए मज़े से आपको कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी इंडियन बताएंगे, इनके अपने घर आप जाकर देखें, महलात में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक दोस्त बता रहा था कि एक मोहल्ले में इन्होंने सारा एक DHA बनाया हुआ एक तरह का, सारे बंगले खरीद लिए हैं। बंगले से कम पे तो रहता है नहीं। आपको याद है ना वो कैप्टन वलीद जो कर्नल वलीद जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़वाया था, $50 मिलियन तो खाली इसको अमेरिकियों ने दिए थे, बाकी तो वो पाकिस्तान से जो लूट मार करके आया था, शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। ये सब पाकिस्तान फौज के हरामखोर करप्ट है ना जो। अब इसमें आ जाते हैं जो दूसरा फैक्टर आता है, चाइना। देखें, चाइना के अपने डिज़ाइंस हैं और तुर्की के अपने डिज़ाइंस हैं। पाकिस्तान तो वो बदकिस्मत मुल्क है ना जो कि ग़ुलाम है, जो दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ को लेके आगे चलता है और ऑर्डर पे चलता है। हमारे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, जो ये जर्नलिस्ट मैंने अभी आपको शुरू में बताए थे ना कुछ, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी का नाम रखा है बख्शू, कि बख्शू हमारे पंजाब के गांव में होता है, वो बख्शू, ओए इधर आ चाय ले आओ, ओए हुक्का लेके गया मेरा, ओए बख्शू तू ये कर दे, तो इसका नाम रखा है बख्शू। सऊदियों को ज़रूरत होती है बख्शू आ जाए, यमन में फ़ौज चाहिए बख्शू, शुरता चाहिए राइल शरीफ दे दे, अमेरिकियों को चाहिए
बख्शू को बुलाते हैं, चाइनीज़ को चाहिए बख्शू को बुलाते हैं, तुर्की को चाहिए बख्शू को बुलाते हैं, बख्शू ना हुआ कुत्ता हुआ। खैर, तुर्की और पाकिस्तान सीरिया में ये क्या कर रहे हैं? This is Beit Salam village in northern Syria in the town of Deir Hassan, and this is a new residential complex that is being inaugurated today by the Turkish Diyanet Foundation and a Pakistan-based NGO called Beit Salam. Some members of the Pakistani NGO have come here to northern Syria to inaugurate this project. This is a very unique project in the sense that it is in cooperation with a Pakistani NGO as well as the Turkish Diyanet Foundation, and you can see this village is built in a neighborhood style way. It has 100 homes. 75 of those homes are going to families who are orphaned, whose main breadwinner was killed during the war, and 25 of the homes are going to families who have people with disabilities. The homes are about 30 meters square. They have 3 bedrooms, a kitchen, a living room, and this is a significant improvement in terms of living conditions for the people here in northern Syria. Many of these people were displaced from their home because of the ongoing conflict here in Syria. Bombardment destroyed their home or forced them to flee their towns and villages. So having a place like this to come and live in is a very significant improvement for their living conditions. People here are very excited that the Turkish Diyanet Foundation and the Pakistani NGO who was contributing to this project have completed the project now and are inaugurating it today, and people's lives now are going to turn around as they settle into their new homes here in northern Syria. This is one of the 4 projects which we have inaugurated in the last 1 week. This project, particularly Korea Betuslam, the village of peace. This is for the 102 families where the widows and orphans, they will live together, so they do not have to go and migrate and displace, in different parts of Syria. So we will take care of their all needs, including food, shelter, clothing, and we will try the women to learn and practice their own livelihood. And we will teach the children so that they do not get dependent on, like the support of the other nations and other people. So they should be self-sustaining, they should be independent, and they should have their own dignity. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, 3 बड़े शैतान मिलके क्या गेम खेल रहे हैं। सीरिया में ये चीज़ें हो रही हैं। ये एक पूरा प्लान है चाइना का। देखें, चाइना का एक तो सबसे बड़ी मजबूरी चाइना की क्या है, आप नक्शे में देखें कि ये जो चाइना है, इसका जो मेन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, जितना कंसंट्रेशन है वो ईस्टर्न चाइना की तरफ है। अब मसला ये है कि इनको बाय सी रूट आप देखें कितना लंबा पड़ता है साउथ सी चाइना से लाके, क्योंकि सारी ट्रेड जो होती है वो 3 हिस्सों में है। अगर आप चाइना और इंडिया के वेस्ट में देखें तो एक है मिडिल ईस्ट और ये जो मिडिल ईस्ट, आर्मेनिया, अजरबैजान वगैरह मिला के थोड़ा ऊपर जाके, एक है अफ्रीका और एक है वेस्ट, यूरोप और अमेरिका। चाइना की जितनी ट्रेड है उसको ये रूट बहुत लंबा पड़ता है। इसका जो सामान है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा दिन शिपमेंट को लगेंगे तो चाइना ने इसीलिए ये ग्वादर वाला जो रास्ता निकाला है ऊपर से, वो उसको शॉर्ट पड़ता है, सामान वहाँ से ग्वादर गल्फ में सब जगह पे वहाँ से सप्लाई होता है। ये है चाइना का रास्ता। अब आगे उसको वो कॉरिडोर को, और उसने जो 1 बेल्ट 1 रोड कह रहा है, वो यूरोप तक डायरेक्ट रास्ता इसको तुर्की के ज़रिए मिलता है, तो तुर्की तक ले जाने के लिए अब आप देख लें कि ये इनका जो प्लान है इम्पीरियलिस्टिक, वो ये है। चाइना अलल ऐलान कह रहा है पाकिस्तान को कि उम्मा को आप लीड करो, वो उम्मा को यूज़ करना चाह रहा है। चाइना का मैं कई बार पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो गरीब मुल्कों को, छोटे मुल्कों को, अफ्रीका के, एशिया के, अपने कर्जे तले दबा के उनको ब्लैकमेल करके वो अपने काम निकलवाता है। इसी तरह वो OIC कंट्रीज़ को UN में और कई जगहों पे यूज़ करता रहा है। अब मसला ये है कि जब इंडिया और चाइना का एक मसला हुआ और साउथ चाइना सी में भी एक क्लैशिंग सिचुएशन आ गई, क्योंकि चाइना का सारा ट्रेड का दारोमदार ग्वादर में तो अभी बहुत कम हो रहा है। असल तो वही रूट है ना साउथ सी चाइना में, तो वहाँ पे पूरा गेम चल रहा है।
उस हवाले से चाइना है ना, उस जब ये अमेरिका ने इंडिया के साथ खड़ा होने का ऐलान किया चाइना इंडिया क्लैश में, वो वेस्ट का पूरा सपोर्ट इंडिया की तरफ आया, हथियार देने शुरू किए, रफाइल आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रैक्टिसें हो रही हैं, फिलीपीन ऑस्ट्रेलिया जापान मिल के इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें चाइना की कोशिश थी कि पाकिस्तान उम्मा को लेके इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी करे कश्मीर के नाम पे और ये नाम पे, लेकिन सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ ने उसमें पाकिस्तान को मना कर दिया कि भाई हम उसमें साथ नहीं देंगे। और ये बड़े जलील व ख्वार होके आए हैं सऊदी अरब से, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा कैलकुलेटेड बयान दिया था, ये इस तरह ग़ुलाम लोग अपनी मर्ज़ी से तो पीपी करने नहीं जाते, ये बयान कहाँ से दे देंगे, वो भी इतने बड़े पॉलिसी। ये आर्मी का ही फेंका हुआ वो था। वो बाद में क्या है कि आग बुझाने के लिए बाजवा गए, लेकिन बाजवा बड़े जलील ख्वार होके आए। वो और बात है कि पाकिस्तान के जो फारिग मीडिया है उन्होंने उसको बड़ा तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन आफ्टर ऑल बाजवा का दौरा नाकाम किया। और बाजवा साहब सऊदी अरब से जलील होकर आ गए। अब चाइना पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि मज़ीद, और पाकिस्तान चूँकि बख्शू है तो सबके, और अभी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालिक है अमेरिका, वो अभी तमाशा देख रहा है अभी पाकिस्तान को। एज सच इस चाइना इंडिया क्लैश में जो पाकिस्तान एक गंदा किरदार अदा कर रहा है उसमें रोक नहीं रहा अमेरिका, लेकिन अमेरिका इज़ वेटिंग। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की जो करप्शन है, इसको वेस्ट की पूरी सपोर्ट हासिल है और चाइना की डायरेक्शन पे काम हो रहा है। देखें, कई बलोच लोग जो कि मिसिंग हो जाते हैं और कुछ लोगों को फिर बाद में कुछ सालों बाद छुट्टी भी मिल जाती है, वापस आ जाते हैं घर पे। उन्होंने बताया है कि हमारे ऊपर जब टॉर्चर होता है तो चाइनीज़ ऑफिसर, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री ऑफिसर वहाँ पे बैठा होता है और हमें देख रहा होता है और ऑर्डर कर रहा होता है पाकिस्तान के फ़ौजियों को कि इस तरह टॉर्चर करो, ये करो, बाकायदा वो लीड कर रहे होते हैं। इसी तरह चाइनीज़ जनरल्स और ऑफिशियल्स हैं ना, वो पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग होती है या कोई स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है बलूचिस्तान के हवाले से और चीज़ों पे, उसमें चाइनीज़ मौजूद होते हैं। इस हद तक चाइना का अमल दखल पाकिस्तान में है। अब आप इस हवाले से देखें तो पाकिस्तान की फ़ौज से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखें, चाइना की पेमेंट नहीं कर सकते, चाइना को लड़कियां सप्लाई कर देते हैं। ये इस हद तक घटियापने पे आ जाते हैं। आप इस पे यकीन करें कि ये पाकिस्तान फ़ौज घटियापने का हर लेवल पार कर सकती है। इस फ़ौज से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, और ये सिर्फ माल बनाते हैं और कुछ नहीं करते। पाकिस्तान के जितनी एम्बेसीज, हाई कमीशंस हैं, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट दिए जाते हैं ये डिप्लोमेसी के हवाले से। और ये किस तरह उसका पैसा, टैक्स पेयर्स के पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनकी आप एफिशिएंसी सिर्फ इसी में देख लें कि आपका 14 अगस्त को हाई कमीशन एक सेरेमनी करता है तो उसमें अपने सबके कपड़ों का बड़ा ख्याल रखता है, इस्त्री और कलफ और ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। झंडे का सत्यानाश इसकी परवाह नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान आर्मी करप्ट है और जालिम है। एहसानुल्लाह एहसान, तालिबान का स्पोक्स पर्सन, तालिबान पाकिस्तान आर्मी की क्रिएशन, पाकिस्तान आर्मी की पेट्रोनेज, पाकिस्तान आर्मी के लिखे हुए स्क्रिप्ट पे चलती है। तालिबान का क्रिएशन का मकसद मैं बता चुका हूँ कि 90s में जब 85 के जिनीवा मुआहदे के बाद अफ़गान मसला ख़त्म हो गया था और अमेरिका वापस चला गया था, तकरीबन एंड पे था, तो पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट कर लिया ताकि अमेरिका को रोका जा सके। और आज तक वो तालिबान फैक्टर ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से जाने नहीं दिया। और ये पाकिस्तान की ही स्क्रिप्टेड और डायरेक्टेड ड्रामा है तालिबान, जो कि पेश किया जाता रहा है और अमेरिका मजबूरन फिर अफ़गानिस्तान में रुक जाता है। उसी तालिबान के स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह एहसान, जिसने कई पाकिस्तान में बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसने APS आर्मी पब्लिक स्कूल के उस पर कबूल की थी कि हमने ये किया था मसाकर, वो कहता है कि मुझे ISI ने जब मैं गिरफ़्तार किया तो मुझे इन्होंने कहा कि तुम इंडिया में और अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लीड करो, हमारी तरफ से तुम हमारे लिए काम करो।
और इसको अब इंडोर्स कर रहा है ये ISPRDG करंट जो है इसका बयान कि हम एहसानुल्लाह एहसान को यूज़ करना चाहते थे। तो देखें, पाकिस्तान FATF के हवाले से कुछ टेररिज्म के उस पर कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर दिखाने के लिए कॉस्मेटिक एक्टिविटीज़ करता है। कभी हाफिज़ सईद को बंद कर देंगे, कभी मसूद अज़हर को बंद कर देंगे, अब जैसे दाऊद इब्राहिम का एक इन्होंने शोशा छोड़ दिया। लेकिन आफ्टर ऑल अगेन सेइंग कि FATF के पास आज नहीं 5 साल पहले 10 साल पहले ऑलरेडी इतना मवाद था कि अगर वो चाहते तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट क्या पूरा ब्लैक कर देते। लेकिन वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, ना नीचे ले जाना चाह रहे हैं ना ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ये वहीं रखना चाह रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान एक कंफर्म टेररिस्ट स्टेट है। दुनिया की तकरीबन बड़े कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और उनकी जो लोकल रिपोर्ट्स हैं उसमें ये मेंशन्ड है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और इसकी एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स में आपने देख लिया, ये तूबा को बम फेंक रही थी पुलिस गाड़ी में। आपको यहाँ पे UK में ग्रूमिंग के गैंग मिलेंगे और क्या क्या नहीं मिलेगा। इतनी बुराइयाँ इन लोगों ने पूरी दुनिया में फैला दी हैं। तो पाकिस्तान आर्मी बग़ैर वेस्ट की मदद के, बग़ैर चाइना की मदद के कुछ नहीं कर रहा। ये हर किस्म का गलत काम बड़े फ़ख्र और शौक़ से करते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला अपना एपिसोड ख़त्म करूँगा और अगला एपिसोड आपको कल फिर इसी वक्त मैं पेश करूँगा इंडियन सेक्युलरिज्म के हवाले से और इंडियन जो इश्यूज़ हैं बेंगलुरु के बाद और इस वक्त जो मामला चल पड़े हैं ख़ास तौर पे उस हवाले से। इंटरव्यूज़ भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी हैं काफ़ी लोगों को। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब गवर्नर केरला को भी मैंने ईमेल किया है और इसके अलावा विवेक साहब ने कंफर्म कर दिया कि इस हफ्ते वो कोई टाइम निकाल के इंटरव्यू करेंगे। विवेक अग्निहोत्री जी, वेरी बोल्ड पर्सन, आपको पता ही है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन देखें बात वही है कि जब काम ना करो ना तो फिर घर का बजट भी चलाना होता है। हम भाड़े के घरों में रहते हैं और हमारा रोज़ का हिसाब किताब होता है, तो बड़ी मुश्किलात में फंसे हुए होते हैं। इसमें भी कोशिश करके मैं वापस रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। ये ट्रैवलिंग की वजह से मैं वो रुक गया था, लेकिन काफ़ी मुश्किलात फेस करते हैं हम। हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। हम लोग टोटल अपना रोज़ के रोज़ कमाने वालों का ये हिसाब किताब होता है। मुश्किलात सही, लेकिन सिलसिला रुकेगा नहीं और आप लोगों का ताउन, आप लोगों की मदद से रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल सफ़र जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट और मैसेजेस जो आप इतने मुझे भेजते हैं। मुश्किलात भी कुछ दोस्तनुमा दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं आजकल, आई डोंट नो क्यों, हालांकि उनका भी वही रास्ता है जो मेरा रास्ता है, लेकिन फिर भी कुछ वजूहत होती हैं। आई डोंट नो, इंसानी जहन है, इंसानी नेचर है, इंसानी कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है। इसके बारे में कभी कुछ गारंटी से कहा नहीं जा सकता। बहरहाल थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, एंड कीप सपोर्टिंग। आई एम आस्किंग यू, डू यू रियली नो? Do you know where you come from and where you go? Hello? You don't know? No. You can bullshit yourself. I came from heaven, I'm going back to heaven. If you're so sure that you're going back to heaven, why don't you go today? If you knew that you are going to a better place than here, why don't you go? This is the greatest crime upon humanity.